अलजेब्रिक फंक्शन। बच्चे अलजेब्रिक फंक्शन है क्या? अलजेब्रिक फंक्शन वो तमाम फंक्शंस हैं जिसमें जो है आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है बच्चे? जैसे कि वेरिएबल्स आपने यूज किए, वेरिएबल्स यूज किए हैं, कांस्टेंट्स यूज किए हैं और उनको प्लस या माइनस जो कि आपके ऑपरेशंस कहलाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, उनकी मदद से जोड़ दिया टर्म्स को, तो ये आपके पास क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यानी कि आपने क्या किया? वेरिएबल्स लिए, जो भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट लगा लो, कांस्टेंट ले लो, इन्हें प्लस या माइनस के साथ जो है जोड़ दो, टर्म्स बन जाएंगे। ये 3 टर्म्स बन गई, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इस तरह के जो फंक्शन आते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। तो ये बच्चे आपने याद रखना है अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद जो हम फंक्शन की टाइप पढ़ेंगे वो है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है बच्चे अलजेब्रिक फंक्शंस की क्लासिफिकेशन में आएगा। यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन जो है हमारा फंक्शन नंबर 1 है टाइप में, और अलजेब्रिक फंक्शन की मजीद अगर आप आगे क्लासिफिकेशन करो तो वो जो है उसमें स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शन की मजीद क्लासिफिकेशंस। बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस की कितनी क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, कितने अलजेब्रिक फंक्शंस जो है हम पढ़ेंगे इस वक्त, वो हम देखेंगे। हम 5 किस्म के जो है अलजेब्रिक फंक्शंस यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बच्चे यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, टर्म। तो मैनी टर्म्स यानी ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, यानी कि आप उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो 2 टर्म्स रखनी है, 3 रखनी है, जितनी भी रखनी है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इसकी जनरल फॉर्म अभी हम पढ़ेंगे, या आपको याद भी रखना है डेफिनेशन, फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, इस फंक्शन को हम p से ज़ाहिर करेंगे, p ऑफ x, इसे आप पढ़ेंगे p ऑफ x, ये जो आपके राउंड ब्रैकेट है इसे ऑफ पढ़ें, p ऑफ x इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। यानी कि ऐसा आपके पास फंक्शन जिसमें आपके पास कोएफिशिएंट्स हो, साथ में वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स की कुछ पावर्स हो। तो यहाँ पर इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे कुछ और चीजें भी आपने याद रखनी है, जैसे कि जो कोएफिशिएंट्स हैं, यानी कि ये जो आपके पास वेरिएबल के फ्रंट में आ रहे हैं, वेरिएबल के आगे जो हम यूज कर रहे हैं, ये आपके कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब ये कोएफिशिएंट्स जो है वो आपके रियल नंबर्स होंगे, ठीक है बच्चे। जो आपके वेरिएबल के आगे नंबर्स लगेंगे उसे हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और ये आपके रियल नंबर्स होंगे। यानी कि रियल नंबर्स कैसे होंगे? यानी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे जो आपके पास यहाँ पर पावर्स आ रही हैं, n n-1 n-2, यानी n आपकी पावर क्या होनी चाहिए? पावर को भी आपको याद रखना है कि किस सेट में से होनी चाहिए। तो बच्चे पावर जो है वो आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक तो बात इंटीजर हो, यानी कि इंटीजर में कौन से नंबर आ जाते हैं? 0 आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में बच्चे हमने पॉजिटिव नंबर्स रखने हैं, यानी कि पावर जो है हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और नॉन नेगेटिव में 0 भी शामिल है, यानी हम 0 भी रख सकते हैं। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर हम इसे कहना चाहें नॉन नेगेटिव इंटीजर का दूसरा नाम जो है वो होल नंबर्स है, यानी आपकी पावर जो है वो होल नंबर्स के सेट में से होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब बच्चे इसी फंक्शन में अगर आपकी x की पावर n जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, इस स्टार्टिंग टर्म थी, उसका अगर कोएफिशिएंट 0 अगर ना हो, an आपका 0 ना हो, तो आपका ये पॉलिनोमियल जो है वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा? वो n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब डिग्री क्या चीज है बच्चे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर जितनी हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे कि आपकी इस पॉलिनोमियल में देखो जो जनरल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर इधर से आपकी जो पावर स्टार्ट हुई है, यहाँ से आपकी पावर x की 0 है, इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है। इस तरह आप फ्रंट पे आए तो n-2 पावर n-1 और यहाँ n। अगर आप देखें तो यहाँ पर बैक साइड से आप फ्रंट साइड पे आए तो आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग में पावर सबसे बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? n है, क्योंकि वो हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल x की। वो इस वजह से हम डिटरमिन कर पाए हैं क्योंकि हमारा ये कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर an 0 हो जाता तो ये वाली टर्म खत्म हो जाती, ये टर्म खत्म हो जाती तो n इसकी डिग्री नहीं रहती। तो इसलिए बच्चे मैंने इसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे हम कि एग्जांपल हमारे पास है 2x टू द पावर 4 3x³ प्लस 2x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखें x की पावर 4, यहाँ पर x वेरिएबल है,
x वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर x है नहीं तो 0 पावर है, इधर 1 है 3 है 4 है, तो हाईएस्ट पावर जो है x की कितनी हुई 4 हुई, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 4, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, हाईएस्ट पावर वाला जो आपके पास वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा, तो इसका मतलब है 2 जो हमारा क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी आपको पता होनी चाहिए कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हो सकती है या उसका सबसेट हो सकती है। इसी तरीके से बच्चों दूसरा हमारे पास टाइप आ जाती है फंक्शन की लीनियर फंक्शन। जैसे वर्ड से ज़ाहिर है लीनियर फंक्शन में आपके पास जो है इसे आप यकदर्जी भी कह सकते हैं उर्दू में, एक पावर वाली, ठीक है, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल है असल में, तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी, 1 होगी, यानी 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाता है, वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, आपके पास ऐसा फंक्शन f of x is equal to ax plus b where a is not equal to 0। देखिए यहाँ पर भी x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो जाएगा तो x खत्म हो जाएगा, जब x खत्म हो जाएगा तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये आपका फंक्शन जो है किस डिग्री का है, तो इसलिए आपका a जो है a कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और b a और b जो है आपके रियल नंबर्स में से हैं। और इसी तरीके से बच्चे आपकी यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो आपका जो यहाँ पर लीनियर फंक्शन है वो कौन सी डिग्री का हुआ, वो 1 डिग्री का हुआ। तो इसी तरह हम एग्जांपल से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। f of x is equal to 3x plus 4, यहाँ पर देखिए बच्चों x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये लीनियर फंक्शन हुआ। लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि द डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी डोमेन और रेंज जो है वो क्या हो सकती है, रियल नंबर्स में से ही कुछ हो सकती है, यानी कि या रियल नंबर होगा या रियल नंबर का कोई सबसेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन। यहाँ पर रियल नंबर्स जो है आपका वो डोमेन और रेंज हो सकती है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास थर्ड जो है फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चे क्या है, देखें यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है पहले वो पढ़ लेते हैं। फॉर एनी सेट x, किसी भी सेट के लिए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है कोई कैपिटल x, आपके पास ऐसा फंक्शन I फॉर आइडेंटिटी, I फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट x, यानी कि जो आपके पास डोमेन है वही आपके पास कोडोमेन, यानी कि दोनों सेट सेम है, और इस तरह का फंक्शन I of x is equal to x, यानी कि जो आप डोमेन में पुट करते हो वही आपकी रेंज आएगी। जैसे कि अगर मैं इस I में 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर भी क्या आएगा 1, 2 पुट करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2, इसी तरह अगर मैं 5 पुट करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5, यानी कि मैं डोमेन जो पुट कर रहा हूं वही मेरे क्या बन रहा है, रेंज में आंसर आ रहा है, यानी कि मेरी इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, सेम है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट सेम रहती है, डोमेन और आपका रेंज जो सेम रहता है, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ I of x is equal to x, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल x बिलोंग टू योर डोमेन जो कि सेट x है, यानी कि आपकी डोमेन में से जो भी एलिमेंट्स है उसे आप इसमें फंक्शन में पुट करोगे तो आपका आंसर भी आउटपुट भी x की फॉर्म में आएगा। इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो कैपिटल x यानी कि सेट इटसेल्फ होता है जो आपने सेट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें आपका कैपिटल x जो है वही सेट आपकी डोमेन है और वही सेट जो है आपकी रेंज बन सकता है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास चौथा फंक्शन जो है, चौथे फंक्शन भी टाइप में आ जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे वर्ड से ज्यादा हो रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो तब्दील ना हो, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू तब्दील होगी ही नहीं। हम दो सेट लेते हैं यहाँ पर कैपिटल x और कैपिटल y, हमारे पास दो सेट्स हैं रियल नंबर्स में से हैं, यानी कि कैपिटल x और कैपिटल y जो रियल नंबर्स के सेट्स हैं। अब ऐसा फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी कि जिसकी डोमेन जो है वो कैपिटल x है, कोड में जो है वो क्या है, कैपिटल y है। हमने जो बनाया है आपका फंक्शन c फंक्शन, c फॉर कांस्टेंट इसलिए हम c कह रहे हैं, तो यहाँ पर c से लेकर c फंक्शन जो आपका x से लेकर y तक है, यानी जिसकी डोमेन कैपिटल x है और कोड में y है। अब किस तरह का ये फंक्शन है, c of x is equal to a। अब x कहां से बिलोंग करता है, x जो आपकी डोमेन में से, फॉर ऑल x बिलोंग टू योर डोमेन, और स्मॉल a जो है वो आपकी कोड में से यानी कि दूसरे सेट में से, और फिक्स है, यानी कि ये एक नंबर फिक्स है कि आपने जो दूसरे एलिमेंट में से एक नंबर फिक्स दिया हुआ है, यानी आप इसे बना सकते हो कि आपका सेट x है, ये सेट y है, ये आपका c फंक्शन है फ्रॉम x टू y। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर लो 1 2 3 4, यहाँ पर आपने a लिखा हुआ। अब 1 का आंसर भी क्या आ रहा है, a आ रहा है, 2 का आंसर भी a आ रहा है, 3 का आंसर भी a आ रहा है, 4 का आउटपुट जो है वो भी a आ रहा है, यानी कि तमाम इनपुट्स का आंसर जो है सेम आ रहा है, वो है a, और वो किस में से बिलोंग कर रहा है,
वो कैपिटल वाई में से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शन है जिसमें फंक्शन की वैल्यू डोमेन के बदलने से चेंज ना हो, फिक्स रहे, इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल भी लिए कि सी हमने फंक्शन लिया है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और उसकी रेंज या कोड नेम जो है यहाँ पर इस हवाले से कोड नेम कह सकते हैं कि कोड नेम जो आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है उसे हमने डिफाइन किया सी ऑफ x इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी पुट करें इस फंक्शन में वो आंसर 2 ही देगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1/2 पुट करता हूँ फिर भी आंसर 2 आएगा, -1/2 पुट करता हूँ फिर भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x है ही नहीं, ये फंक्शन फिक्स है और इसमें ये आपने याद रखना है। और इसका ग्राफ जो बनता है कांस्टेंट फंक्शन का वो एक पैरेलल टू आपका क्या बनता है x एक्सिस बनता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चे हमारे पास अगला फंक्शन है रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर आपने जिस तरीके से पढ़े थे हम अब जो है रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे कि ऐसा फंक्शन r ऑफ x, हम इसे ज़ाहिर करेंगे r ऑफ x से जो कि p ओवर x ओवर q ओवर x की फॉर्म में होगा, यानी कि ये भी कैसे होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, लेकिन फ्रैक्शन किनका होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल्स का फ्रैक्शन होना चाहिए। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, उनका फ्रैक्शन होगा, यानी एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है, एक पॉलिनोमियल को ऊपर लिखा हुआ है दूसरे को नीचे लिखा हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वो रैशनल फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका डिनोमिनेटर वाला जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा आपका फंक्शन जो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो आपका रैशनल फंक्शन नहीं बन पाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरह आपके जो रैशनल फंक्शन की डोमेन जो होती है वो आपके तमाम रियल नंबर्स होते हैं सिवाय उनके जो आपके डिनोमिनेटर को 0 कर दें, यानी कि x की वो तमाम वैल्यू जो आपके डिनोमिनेटर को 0 कर दें, उनको हटा दें, उनको निकाल के जो भी आपके पास उनको निकाल कर जो भी वैल्यूज बचेंगी वो तमाम रियल नंबर जो आपके रैशनल फंक्शन की डोमेन होगी।